In this video, I'll discuss magnetism, about the magnetic character of coordination complexes and color on the basis of crystal field theory. How does crystal field theory explain paramagnetism and diamagnetism and the color of various coordination complexes? Then factors affecting magnitude of crystal field splitting energy. I discussed in the previous video, but I'll give an idea in this video again. And limitations of crystal field theory, along with some positive aspects of crystal field theory, would also be discussed in this video. So let us start with the magnetism thing. Now, magnetism thing I have already discussed a lot in the previous video, and I told you that when the ligand is strong field ligand, when it is a strong field ligand, delta, the value of delta is quite high when it is a strong ligand field. So due to that, pairing occurs, and your complex is a low spin complex, and hence maximum of them show diamagnetism, right? And when delta is low, crystal field splitting energy is low, which happens in the presence of weak ligand field. ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, डिटेल में मैंने क्या बताई ये चीजें. वीक लिगेंड फील्ड, देन पेयरिंग डज नॉट अकर, मतलब पेयरिंग होती है बट पेयरिंग इज नॉट प्रेफर्ड. सो पहले मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाई एनर्जी ईजी ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं. पेयरिंग इज नॉट preferred. So electrons remain, maximum times electrons remain unpaired. Pairing is not preferred. So electrons remain unpaired, and hence the complexes are high spin complexes, and maximum compounds are paramagnetic in nature when it is the case of a weak ligand field. So this was about magnetism thing. Now coming to the color. Now when we discussed valence bond theory, it does not provide anything regarding any explanation regarding color, but crystal field theory does provide why do these complexes show color. So the thing is, जो ये crystal field splitting जो एनर्जी होती है डेल्टा की वैल्यू, that is not that high. ये जो रेंज है, it lies in the visible region of the spectrum. जो एनर्जी की रेंज विजिबल रीजन की होती है, ठीक है, तो ये जो डेल्टा की वैल्यू होती है फॉर वेरियस कॉम्प्लेक्सेस, इट लाइज इन दैट रीजन. सो मतलब कहने का ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स से, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लेती हूँ, ठीक है, फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आई नो टू एनर्जी लेवल्स, आई मीन टू जो ऑर्बिटल्स हैं वो दो उसमें स्प्लिट होते हैं, T2G एंड EG. तो इनके बीच में जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है डेल्टा नॉट, जिसको हम बोलते हैं, तो ये लाइज इन द विजिबल रीजन. सो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम T2G ऑर्बिटल कैन इजीली एब्सॉर्ब एनर्जी इन द विजिबल रीजन, कर सकते हैं, मतलब फोटोन ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, एंड कैन गेट एक्साइटेड टू दी EG लेवल. इस एक्साइटेशन की वजह से ही ये कॉम्प्लेक्सेस कलर शो करते हैं. सी, जिस वेवलेंथ रीजन में लाइट ऑब्जॉर्ब होगी, जिस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग लाइट ऑब्जॉर्ब होगी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एंड देयर इज अ दिस थिंग अबाउट दैट, देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर फॉर एवरी कलर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर अल्ट्रावायलेट यूवी रेंज में लाइट ऑब्जॉर्ब होती है, यूवी रेंज में लाइट ऑब्जॉर्ब होती है, तो पेल येलो कलर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. और इसका एग्जाम्पल है हमारा ये वाला कंपाउंड कोबाल्ट का, ठीक है. इन द सेम वे अगर ब्लू रीजन में, ब्लू वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग लाइट ऑब्जॉर्ब होती है विच इज अराउंड 475 नैनोमीटर, देन आपका कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो येलो ऑरेंज है, वो रिफ्लेक्ट करता है. जो कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपका कोबाल्ट का जो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, इट इज ऑरेंज, जस्ट अ सेकेंड, इट इज येलो ऑरेंज इन कलर. ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, ठीक है. इन द सेम वे वेरी कॉमन कॉम्प्लेक्स जो है हमारा कॉपर का वाटर के साथ, ये ब्लू कलर का होता है, बिकॉज
ये रेड रीजन में लाइट ऑब्जॉर्ब करता है तो ये ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। सो कैसे करते हैं, वेरी इजी। इसमें आपकी बुक्स में सब में मोस्टली एग्जांपल लिया हुआ है टाइटेनियम का, ये वाले कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। एंड इसके डी, टाइटेनियम के डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर मैं स्प्लिटिंग की बात करूं तो हमारे जब ऑर्बिटल स्प्लिट हुए हैं दो एनर्जी लेवल्स में, T2G एंड EG में, तो हमारा जो D1 इलेक्ट्रॉन है वो T2G में लाई करेगा, तो ये एब्जॉर्ब करता है लाइट, ओके। ये जो है लाइट करता है ये येलो ग्रीन रीजन से, यानी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कौन कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है येलो ग्रीन रीजन में जो लाइट करती है वेवलेंथ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये लाइट एब्जॉर्ब करता है एंड इट गेट्स एक्साइटेड टू दिस एनर्जी लेवल, EG लेवल। और फिर जब ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइट होती है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वॉयलेट, तो ये वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट करता है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। दैट इज व्हाई दिस इज वॉयलेट इन कलर, दिस कॉम्प्लेक्स इज वॉयलेट इन कलर। मतलब जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है और ये लाइट जब ये एब्जॉर्ब करता है तो ये लाइट जितनी वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करता है दैट राइज इन द येलो ग्रीन रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एंड देन उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वॉयलेट, वो कलर ही रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स वॉयलेट कलर का है, ठीक है। सो दिस इज हाउ कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो वेरियस कलर के होते हैं। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने हमेशा बताई है कि जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है, उतनी क्रिस्टल फील्ड जो एनर्जी वैल्यू है, डिफरेंस है डेल्टा नॉट, ये उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं कंपेयर करूं वाटर को विद अमोनिया एंड देन साइनाइड को, तो अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू की बात करें तो आपको पता है इसकी सबसे ज्यादा होगी, इसकी फिर इसकी, करेक्ट। ये अगर इनकी एनर्जी की वैल्यूज हैं तो इनकी वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जॉर्ब क्या होंगी, कम होंगी, है ना। देखो फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मैं एक विजिबल ये मैं बना के दिखाती हूँ, ये है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये अबाउट 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है और 700 नैनोमीटर पे खत्म होता है, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है, जो मैं बताने की कोशिश कर रही थी वो ये थी कि वाटर इज अ वीक लीगेंड, देन अमोनिया, देन साइनाइड। तो जो साइनाइड है इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, डेल्टा नॉट होगी, वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम और साइनाइड आयन। अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो ये वेवलेंथ कौन सी ऑब्जॉर्व करेगा, कम वाली, E is equal to hc by lambda। इफ दिस इज हाई, ये एब्जॉर्ब लो होगी, तो लो वेवलेंथ, यानी कि अगर मैं कंपेयर करूं तो ये ब्लू रीजन में एब्जॉर्ब करता है, जो ये जो होता है आपका सॉरी वॉयलेट रीजन में एब्जॉर्ब करता है ये आपका जो ये कॉम्प्लेक्स ये जो है, ठीक है। और इसीलिए आप ये जो है किसकी बात करी थी मैं, इसका कॉम्प्लेक्स साइनाइड का, तो फॉर एग्जांपल ये वाला कॉम्प्लेक्स है जैसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी हाई है, तो लैम्डा ये किसमें एब्जॉर्ब करेगा, लोएस्ट वैल्यू वाली, एंड दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू वॉयलेट लाइट। तो ये दिखेगा कौन से कलर का, ये येलो कलर का, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है येलो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, तो इट अपीयर्स येलो इन कलर। अब अगर मैं लीगेंड बना इसके साथ बना दूं कॉम्प्लेक्स, आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स, सपोज कोबाल्ट के साथ एमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है साइनाइड के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनता है उससे, तो इसकी वेवलेंथ भी कम होगी, तो वो वेवलेंथ इधर शिफ्ट हो जाएगी, वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, वॉयलेट वाली सबसे कम होगी, क्योंकि एनर्जी सबसे ज्यादा है यहाँ पे जब आपका साइनाइड लिगेंड है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कम वेवलेंथ की लाइट ऑब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे जैसे आपकी एनर्जी जो है कम होती जाएगी वैसे वैसे आपकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, तो आपका जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है अमोनिया के साथ, ये एब्जॉर्ब करता है ब्लू रीजन में एंड देन ये रिफ्लेक्ट करता है येलो ऑरेंज कलर। एंड लास्ट वाटर के साथ अगर मैं यही कॉम्प्लेक्स बनाऊं कोबाल्ट का सेम आयन का, मैं अगर कॉम्प्लेक्स बनाती हूं, देन इसके लिए लैम्डा की वैल्यू हाई थी, इसके लिए लैम्डा की वैल्यू हाईएस्ट हो जाएगी, बाय बिकॉज एनर्जी जो है कम हो गई है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो गई है, तो ये एब्जॉर्ब करता है आपका
ऑरेंज, इधर चले गए ना और इधर चले गए हम ऑरेंज रीजन में, एंड ये अपीयर होता है आपका ब्लू कलर का. सो दिस इज हाउ बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लीगेंड फील्ड हम बता सकते हैं कि कैसे डिफरेंट कलर्स शो करते हैं कॉम्प्लेक्सेस क्रिस्टल. अगर आपका लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो एनर्जी जो है वो ज्यादा अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कम वेवलेंथ वाली लाइट वो अब्सॉर्ब करेगा. कम वेवलेंथ वाली लाइट वॉयलेट्स पे स्टार्ट होती है, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे बढ़ती है. तो तभी ये कॉम्प्लेक्सेस आप देख सकते हैं कैसे कलर शो कर रहे हैं. और क्योंकि ये जो लाइट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, वॉयलेट लाइट मिनिमम वेवलेंथ को कॉरेस्पॉन्ड करती है, ब्लू उससे हायर को कॉरेस्पॉन्ड करती है, ऑरेंज उससे हायर को कॉरेस्पॉन्ड करती है. वेवलेंथ बढ़ती जा रही है ऐसे करके, क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही है, बिकॉज लीगेंड वीक होते जा रहे हैं. साइनाइड, अमोनिया, वाटर इज द वीकेस्ट अमंग दीज थ्री. सो ऐसे हम एक्सप्लेन करते हैं कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अब मैंने बोला फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछले वीडियो में. फैक्टर्स अफेक्टिंग ये एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. तो मैं फिर से एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. फर्स्ट तो है लीगेंड, ये मैंने अभी बताया. स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हाई होगी. वीक फील्ड लीगेंड होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी. सेकेंड होता है चार्ज ऑन मेटल आयन. चार्ज ऑन मेटल आयन, जितना ज्यादा मेटल आयन पे चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वो लीगेंड को उतना स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. लेकिन जब वो अट्रैक्ट करेगा तो मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लीगेंड के इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है वो और ज्यादा रिपेल करेगी. जितनी रिपल्शन ज्यादा होंगी उतनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. थर्ड है कि आपका मेटल जो है, सेंटर मेटल एटम है, वो किस ऑर्बिटल, उसके जो डी ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 3D है, 4D है, या 5D को बिलोंग करता है वो. ठीक है, तो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो 3D को बिलोंग करते हैं, लेकिन हम आगे जाते जाते हैं जब, तो 4D 5D में चले जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं. तो जितना ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी. बाय बिकॉज साइज ऑर्बिटल का बढ़ने से लीगेंट और उसमें इंटरेक्शन उसके डी ऑर्बिटल में बढ़ जाती है, एंड हेंस वो रिपल्शन को बढ़ाता है, और जितना बड़ा लोब होगा ऑर्बिटल का. तो 5D का लोब बड़ा है 4D से, 4D का 3D से बड़ा है, इसीलिए रिपल्शन ज्यादा होंगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी. एंड फोर्थ था नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो मैंने बताया था कि जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज 50% मोर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डिपेंड करता है लीगेंड्स किस तरह से आ रहे हैं, कौन से डायरेक्शन से आ रहे हैं. ज्योमेट्री पे बहुत बड़ा रोल है when it comes to crystal field splitting energy. So ये थे factors affecting. Last है limitations of crystal field theory. देखो limitations की अगर बात करें, वैसे तो बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया crystal field theory में, बट अगर हम बात करें limitations की crystal field theory की, तो ये एज्यूम करते हैं कि जो आपके मेटल आइंस हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं. ठीक है, ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये पॉइंट चार्जेस हैं तो जो एनायनिक लीगेंड हैं उनकी क्रिस्टल फील्ड हर न्यूट्रल लीगेंड से ज्यादा होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है. ऐसा जरूरी नहीं. अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो उसमें कुछ न्यूट्रल लीगेंड, जैसे हम मैंने लास्ट में सबसे वो कराया था कार्बन, ये कार्बोनिल कराया था, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है. तो अगर ये पॉइंट चार्जेस हैं तो नेगेटिव चार्ज एनायनिक लीगेंड का ज्यादा स्ट्रांगली एक्ट करेगा, तो वो सब ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीगेंड होने चाहिए एज कंपेयर टू न्यूट्रल, जबकि ऐसा नहीं है. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो वाटर के नीचे लाई करता है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है एज कंपेयर टू वाटर, मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू वाटर. तो ये ड्रॉबैक में काउंट हो गया इसका. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें और चीजों की, तो इस थ्योरी में पाई बॉन्डिंग की कहीं पे भी बात नहीं है. पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस की बात नहीं है इस थ्योरी में, जबकि हम जब आगे कभी जब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन फर्दर डिटेल, सो वी there are pi bonded complexes. So as it doesn't mention, crystal field theory gives no idea regarding pi bonding complexes. That means there is something wrong regarding this theory. Then it talks about only d orbitals की involvement. It talks about only d orbitals.
जो बाकी ऑर्बिटल्स हैं मेटल के एस पी, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। तो वो एक इसका ड्रॉबैक कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। और देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो बात मैं जैसे यहाँ पे बात करती, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात थी फर्स्ट पॉइंट में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना अकेला इज आल्सो नॉट दैट रियलिस्टिक इफ वी डिस्कस द थिंग्स इन फर्दर डिटेल। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने ये तो बोला कि लीगेंड्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन फील्ड इंटरैक्ट कर रही है विद डी ऑर्बिटल्स, बट इन्होंने लीगेंड की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो वो ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है उनके ऑर्बिटल्स की कोई बात नहीं करी है। हम बार बार बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल्स की। किनके डी ऑर्बिटल्स की? सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स की। वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट द ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स भी तो किसी ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये थ्योरी उनके बारे में कोई बात नहीं करती है। तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इट्स ड्रॉबैक। एंड अगर मैं बात करूं अब इसकी सुपीरियोरिटी की ओवर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, डेफिनेटली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने काफी डिटेल में मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन किया है, जो कि अच्छे से हम हालांकि अभी भी नहीं पढ़ते हैं इस लेवल पे, बट इट गिव्स मोर डिटेल ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये हमें एक्सप्लेन करती है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं एक्सप्लेन किया। ये हमें एक्सप्लेन करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो भी आगे मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक में, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोई हमें आइडिया नहीं दिया रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और देन देयर आर सर्टेन अदर प्रॉपर्टीज जो हम इस लेवल पे डिस्कस नहीं करते हैं, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। आई थिंक देर इज नो पॉइंट ऑफ मेंशनिंग दिस पॉइंट ओवर हियर, बिकॉज इसके बारे में हम पढ़ते नहीं है इस लेवल पे, बट बुक में दिया था इसलिए मैंने मेंशन कर दिया ये पॉइंट। So this was all about the how crystal field theory is better than valence bond theory and limitations of crystal field theory. So this is it regarding today's topic. अब मैंने नेक्स्ट वीडियो जो बनानी है जो आएगी वो मेरी है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से। आई थॉट दिस वीडियो जो मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था कि ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे होगी, लेकिन नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी दैट वुड बी ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस।